हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के काल को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का है। तो अभिलेखों से क्या पता चलता है कि सबसे प्राचीन जो मंदिर है वह 9वीं-10वीं शताब्दियों का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। यह विट्ठल मंदिर का रथ का चित्र है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवालयों की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों का विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। जिंजी का झूलता मंडप का एक चित्र है। विट्ठल देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श मंदिर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। मदुरै के नायकों द्वारा बनवाया गया गोपुरम का पिक्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखती हैं। यह है मानचित्र। यहाँ पे मानचित्र। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। यहाँ पे ए बी सी और डी ऐसे करके सजाया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है। ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं की अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे उनका बस अब यही कुछ बचा है। विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र है। जॉन एम फिटर्स, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर
के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक यानी ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाजार के बारे में। डुमिग्यो पेस बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के मानिक और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हम शाम को आप एक मेला देख सकती हैं जहाँ से कई सामान घोड़े तथा टड्डू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिली है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छी संभरण वाले शहर के रूप में करता है जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेब, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे जो सभी सस्ते दामों तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नांड नूनिज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनिज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ 20 नग यानी विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरों की खोज में प्रश्न के बारे में। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उनकी प्रतिरक्षा आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्नदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। कृष्णदेवराय परिदृश्य की कुछ समस्या को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की इस सुंदरता प्रतिमा को देखना है। यहाँ पे स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक थे दाग। तो यह पिक्चर है कृष्णदेवराय का। रानी का स्नानागार नामक संरचना का एक भाग है। अब हम लोग काल रेखा को देखेंगे। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। फिर जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें की भी स्थापना हुई 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में हुई थी। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना भी 1400 से 1500 के बीच में हुई थी। फिर अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार सल्तनतों का उदय जो है 1490 ईस्वी में हुआ था।
और लगभग 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 ईस्वी में, बहमनी राज का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 ईस्वी में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं हैं। 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रोनील ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ हुआ। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया।